हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। आज का इस वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो आपको भी अगर 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपके लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले का वीडियो में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक का कंप्लीट करा दिया जा चुका है। आप अगर इस वीडियो को चैप्टर नंबर 4 का जो है ना पार्ट 1 से अगर देखते हैं तो आपको किसी भी अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर क्लास 12th में है और आपको 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से किसी भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो अच्छे से अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। आज का पहला पॉइंट है स्तूप क्या है। तो स्तूप बतला दूं कि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप एक अर्ध गोलाकार संरचना है जिसका आकार उल्टा कटोरा का स्तूप उल्टा कटोरा का आकार जैसा होता है। स्तूप जो है ना बुद्ध से पहले की रही होगी। इसमें बुद्ध से जुड़ी अवशेष का दफनाया गया, इसलिए बौद्ध धर्म में यह पवित्र समझा जाने लगा। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी अवशेष को दफनाया जाता था। शायद उसमें जो है ना बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायी के कुछ भी हो सकते हैं, चाहे बाल हो सकता है, हड्डी हो सकता है या दांत हो सकता है, या कुछ भी ऐसे जो है ना अवशेष को इसमें दफनाया जाता था। यही स्तूप होता है। तो स्तूप का संबंध याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस संरचना को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित मिली है। अब प्रश्न है कि स्तूप कैसे बनाए गए थे। तो विभिन्न प्राचीन स्तूप की वेदिकाओं और उनके स्तंभ में कुछ अभिलेख भी मिले हैं। इन अभिलेख के अध्ययन के बाद इतिहासकार को यह पता लगा कि इन स्तूप बनाने तथा सजाने के लिए दान दिया जाता था। स्तूप बनाने के लिए और इसे सजाने के लिए पैसे दान दिए जाते थे और उसी पैसे के दान के पैसे से स्तूप को बनाया और सजाया जाता था। इसमें जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायी के कुछ न कुछ अवशेष को इसके अंदर में दफना दिया जाता था। यह दान राजा, शिल्पकार, व्यापारी, महिला, पुरुष या आम लोग भिक्षु के द्वारा दिया गया था और इसी से जो है ना स्तूप का निर्माण किया जाता था। अब देखेंगे कि स्तूप की संरचना कैसी है। तो स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ होता है टीला। तो स्तूप का अर्थ क्या होता है तो याद रखेंगे दोस्तों, स्तूप का अर्थ होता है टीला। इसका जन्म एक गोलार्ध आकृति के मिट्टी के टीले से हुए हैं। इसे बाद में यानी कि क्या अंड कहा गया है ना। तो याद रखेंगे पहले से जो है ना टीला बनाया जाता था, मिट्टी का एक टीला बना देंगे, इस तरीके का टीला बना दिया जाएगा और फिर बाद में जो है ना इसे क्या कहा जाने लगा, अंड कहा जाने लगा। टीला से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है ये। और इसका अर्थ याद रखेंगे, स्तूप का अर्थ क्या होता है टीला। और धीरे धीरे इसकी संरचना अधिक जटिल होती गई और इसमें कई चौकोर और गोलाकार का संतुलन बनाया जाने लगा। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी और वह छज्जे जैसी संरचना ईश्वर के घर का प्रतीक था, है ना, ईश्वर के घर का प्रतीक था। याद रखेंगे इस पॉइंट को। और इसके ऊपर एक छतरी लगाई यानी कि लगी हुआ करती थी। मतलब जो स्तूप जो होता है, ये टीला जो होता है, इसके बनाया जाता था और इसके ऊपर में एक छतरी जैसी वाली रचना लगा दी जाती थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, है ना। और फिर क्या है, आगे है स्तूप के चारों यानी कि स्तूप के चारों ओर एक होता था। पवित्र स्थल को सामान्य द्वार से अलग कर। कुछ स्तूप पर तोरण द्वार मिले हैं। द्वार पर नक्काशी अशोक वादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेष के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर इनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो याद रखेंगे इसे, कुछ स्तूप जो है ना ये तोरण द्वार थे और इसमें तोरण द्वार पर नक्काशी किया गया था और ये नक्काशी करने के लिए अशोक ने जो है ना बुद्ध के अवशेष और उनके हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में
बांटकर उसके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिए थे। किसने? तो अशोक सम्राट ने। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक कह सकते हैं कि दूसरी सदी ईसा तक ये भर और सारी जगहों पर स्तूप बनाए गए थे। मतलब ये कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सांची और सारनाथ, ये दोनों जगहों पर जो है ना स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है। और देखेंगे कि स्तूप की खोज अमरावती और सांची की नियति स्थानीय राजा, तो ये सन 1796 में 1796 में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहते थे। तो याद रखेंगे कि स्थानीय राजा 1796 में मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। स्तूप की खोज अमरावती और सांची के नियति स्थानीय राजा जो थे वो 1796 में एक मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। उन्हें अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गया। मतलब स्थानीय राजा जो 1796 मतलब 1796 में मंदिर बनाना चाहते थे, उन्हें अचानक से अमरावती में एक स्तूप का अवशेष मिल जाता है। उन्होंने वहां मिले पत्थर का इस्तेमाल करने का निश्चय किया और उन्हें लगा कि इस पहाड़ी में जरूर कोई खजाना छिपा हुआ है। मतलब स्थानीय राजा जो थे वो मंदिर का निर्माण करना चाहते थे, उन्हें अचानक अमरावती में स्तूप के अवशेष मिल गए और उन्होंने वहां पत्थर का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि इस पहाड़ी में जरूर कोई खजाना छुपा हुआ है। अब अंग्रेज जो है, अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकेंजी इस स्थान से गुजरे और उन्होंने कई मूर्तियों का चित्रण भी बनाया। मतलब एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी, इन्होंने इस स्थान से गुजरे और यहाँ पास में मूर्तियों का चित्रण बनाया। सन 1854 में मतलब सन 1854 ईस्वी में गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश के मिशनर ने अमरावती क्षेत्र की यात्रा किए थे। तो याद रखेंगे कि गुंटूर यानी कि आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती क्षेत्र की यात्रा किए थे 1854 में। ठीक है, कब किए थे? 1854 में। वे कई मूर्तियों और पत्थर के टुकड़ों का मद्रास ले गए। मतलब ये कि आंध्र प्रदेश के कमिश्नर जो है वो 1854 यानी 1854 में यात्रा किए और उसके दौरान जो है ना उन्होंने कई मूर्तियों और पत्थर को टुकड़े को उठाए और लेकर के यहाँ से मद्रास चले गए। इन पत्थर को कमिश्नर के नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसे, ये जो पत्थर जो ले गए थे कमिश्नर, इन्हीं के नाम पर इसे एलियट संगमरमर के नाम से इस पत्थर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। उन्होंने यानी कि क्या पश्चिम तोरण द्वार को भी खोजा और यह निष्कर्ष निकाला कि अमरावती का स्तूप बौद्ध लोगों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। मतलब ये कि कमिश्नर ने पश्चिम तोरण द्वार को खोजा और खोजने के बाद उन्होंने ये अनुमान लगाया, निष्कर्ष निकाला कि अमरावती का स्तूप बौद्ध लोगों का सबसे विशाल स्तूप है। तो याद रखेंगे सबसे शानदार और सबसे विशाल अमरावती का स्तूप को माना गया। ठीक है, अमरावती के स्तूप को सबसे विशाल और सबसे शानदार माना गया। 1850 के दशक में अमरावती के स्तूप के पत्थर को अलग अलग स्थान पर ले जाया गया। 1850 में होता क्या है कि 1850 के दशक में अमरावती से जो स्तूप जो मिले थे, उस स्तूप के पत्थर को अलग अलग स्थान पर ले जाया गया। कुछ पत्थर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, कुछ मद्रास पहुंचे और कुछ जो है ना लंदन तक चले गए।
मतलब ये कि यहाँ से जो पत्थर जो मिले थे अमरावती से, स्तूप का पत्थर, इसे 1854 में यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों पर भेजा गया। कुछ को कोलकाता में भेजा गया, कुछ को जो है ना यानी कि यहाँ तो मद्रास में भेजा गया, और कुछ लंदन तक चले गए। इन पत्थरों को और इस स्थान पर जो भी अंग्रेज अधिकारी आते, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाया करते थे। अमरावती के स्थान पर कोई भी अंग्रेज अधिकारी आते थे तो यहाँ से कुछ ना कुछ वो अपने साथ में जरूर लेकर के जाया करते थे, क्योंकि यहाँ से पत्थर को बंगाल यानी कोलकाता है ना, बंगाल, और बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है ना, उसके बाद फिर मद्रास, मद्रास के अलावा फिर कहा तो लंदन, यहाँ तक जो है ना अमरावती को पत्थर को भेजा गया था। अब है कि एक अलग सोच के व्यक्ति H.H. कॉल, ये जो है ना इनका सोच बिल्कुल ही अलग था। H.H. कॉल जो है, H.H. कॉल एक अलग सोच के जो है ना व्यक्ति थे। इसका नाम था H.H. कॉल। ये अलग ही तरीके का सोचने वाले व्यक्ति थे। यह ऐसा मानते थे कि देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट कर ले जाना अच्छा नहीं है। मतलब यह है कि इनका H.H. कॉल का मानना था कि देश के प्राचीन कलाकृति, जो प्राचीन समय में जो कला जो बनाए गए, इसे लूट कर ले जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इनका मानना था कि संग्रहालय में मूर्तियों को प्लास्टर प्रतिकृति रखी जानी चाहिए और असली कृति को उसी स्थान पर रखा यानी कि रखा रहने देना चाहिए जहां वह प्राप्त हुई है। मतलब H.H. कॉल का कहना था कि प्राचीन समय में जो भी कलाकृति की गई, इसे लूट करके नहीं ले जाना चाहिए और इसे जो है ना किसी भी संग्रहालय में मूर्तियों को प्लास्टर प्रतिकृति रखी जानी चाहिए और असली कृति जो है ना उसे उसी स्थान पे छोड़ देना चाहिए जहां से वे प्राप्त हुई है। जहां से वे क्या हुई है, तो जहां से वे प्राप्त हुई वहीं पास छोड़ देना चाहिए। अगला पॉइंट है, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। तो अमरावती का नष्ट होने का बस यही कारण था, जो भी आए अंग्रेज आए, यहाँ से आए, लूट करके ले करके चले गए। यहाँ से पत्थर को उठाया गया, अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया, यही कारण था अमरावती का नष्ट होना। लेकिन सांची जो है, ये सांची क्यों बच गया दोस्तों, है ना, सांची ये क्यों बच गया था। तो देखेंगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि अमरावती का खोज पहले हो गई थी। अमरावती के स्तूप के संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। विद्वान अमरावती के महत्व को नहीं समझ पाए और 1818 में जब सांची की खोज हुई थी, तब जो है ना इसका महत्व बहुत ज्यादा समझा जाने लगा। मतलब यह है कि याद रखेंगे, अमरावती की खोज पहले ही हो गई थी, उस समय इसका महत्व पता नहीं था। लेकिन जब बाद में जो है ना, जब सांची की खोज हुई थी, सांची की खोज याद रखेंगे 1818 में, है ना, 1818 में जब सांची की खोज हुई, उस समय यह स्तूप अच्छी हालत में था। तो याद रखेंगे कि सांची का स्तूप का खोज कब हुआ था, तो 1818 में, मतलब 1818 में किया गया था। स्तूप को 3 तोरण द्वार में खड़े थे। ये जो सांची का स्तूप जो मिला था 1818 में, ये पूरी तरीके से अच्छी हालत में पड़ी हुई थी और ये सांची के स्तूप में 3 द्वार यानी कि 3 तोरण द्वार खड़े थे। 3 तोरण द्वार थे, कितने, 3। चौथा तोरण द्वार जो है ये गिरा हुआ था, है ना, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों, है ना। ये जो चौथा जो तोरण द्वार है, याद रखेंगे कि जो चौथा जो तोरण द्वार है गिरा हुआ था और सांची के तोरण द्वार को भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपने देश ले जाने का प्रयास किया। मतलब अमरावती को तो जो है नष्ट कर दिया गया, लूट लिया गया, लेकिन सांची का जो स्तूप है, इसके तोरण द्वार को भी अंग्रेज और फ्रांसीसी ये चाहते थे कि इसे यहाँ से लूट करके हम अपने देश लेकर के चले जाए। लेकिन इसका संरक्षण हो पाया, है ना, इसका संरक्षण हो पाया। मूल कृतियां सांची में ही स्थापित रह गई और कोई भी इसे यहाँ से ले जाया नहीं गया, इसे कोई भी यहाँ से नहीं ले जा सके। उसके बाद आता है मूर्ति कला, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। समझ में आ रहा तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लग रहा आप लोगों को, अच्छा लग रहा तो लाइक कर दे, ठीक है। अपने दोस्तों में इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मूर्ति कला, प्राचीन मूर्तियां इतनी खूबसूरत थी
कि यूरोपीय लोग इन्हें अपने देश ले जाना चाहते थे और ले जाने में सफल भी हुए। मतलब यह है कि प्राचीन समय की मूर्तियां जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए इन्हें जो है ना अपने देश में जो है ले जाना चाह रहे थे, है ना। यूरोपीय लोग जो है, यूरोप के जो लोग थे, इसे अपने देश में ले जाना चाहते थे और ले जाने में सफल भी हुए। कई सारे मूर्तियों को यहाँ से लेकर भी चले गए अपने देश में, क्योंकि उन्हें ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और अपने देश में ले जाकर के इसे रख दिए। क्योंकि यह मूर्तियां खूबसूरत और मूल्यवान थी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगी थी। पत्थर में गढ़ी कथाएं, मतलब ये कि कुछ ऐसी घुमक्कड़ कथावाचक होते हैं जो अपने साथ कपड़े या कागज पर बने चित्र को लेकर घूमते थे, है ना। मतलब ये कि पत्थर में गढ़ी कथाएं का मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो घुमक्कड़ थे, कथावाचक थे और वे अपने साथ कपड़े या कागज पर बने चित्र को लेकर घूमते रहते थे। जब वह कोई कहानी सुनाते तब वे इन चित्रों को दिखाते थे। और कला इतिहासकारों ने जब सांची की मूर्ति कला को गहराई से अध्ययन किया, है ना, मूर्ति कला को क्या किया, गहराई से जब अध्ययन किया, तब जो है ना यह पाया गया कि यह दृश्य वेशांतर जातक से लिया गया है और इसमें एक दानी राजकुमार की कहानी लिखा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा दान करने वाले थे, दानी राजकुमार थे, उसकी कहानी लिखी गई है। जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया, वही दानी राजकुमार थे जो कि अपने सारा सब कुछ को जो है ना दान कर दिया और ब्राह्मण को दान में दे दिए। तो इस कहानी में एक दानी राजकुमार का जिक्र किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है और स्वयं अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ जंगल में रहने चले गए। सारे चीज को ये दानी राजकुमार ब्राह्मण को दान में दे दिए और खुद को और अपने पत्नी और बच्चे को लेकर जंगल में जीवन बसर करने लगे। ये ऐसे थे दानी राजकुमार। और उपासना के प्रतीक, बौद्ध मूर्ति कला के समझने के लिए कला इतिहासकारों के द्वारा बुद्ध चरित्र लेखन को समझना पड़ा। बुद्ध चरित्र लेखन के अनुसार भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब यह है कि बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला के इतिहासकार जो है, जो बीते हुए बातों को अध्ययन करते हैं, मूर्तियों को देख करके इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनके द्वारा बुद्ध चरित्र लेखन को समझना पड़ा। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार ऐसा पता चलता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जब वो ध्यान कर रहे थे, है ना, एक पेड़ के नीचे, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। इस घटना को कुछ प्रारंभिक मूर्तिकार ने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीक के द्वारा दिखाने का प्रयास किया। उन्हें जो है ना मानव के रूप में नहीं दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीक के द्वारा दिखाने की प्रयास किए हैं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है लोक परंपराएं। सांची में कुछ ऐसी मूर्तियां मिली है जिनका संबंध शायद सीधा बौद्ध मत से नहीं है। सांची में कुछ ऐसी भी मूर्तियां मिली है जिसका संबंध सीधा जो है ना ये बौद्ध मत से नहीं है। इसमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्ति देखने को मिली है, सुंदर सुंदर स्त्रियों की मूर्ति देखने को मिली है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व को नहीं समझ पाए, क्योंकि इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई भी रिश्ता नजर नहीं आता था। लेकिन साहित्यिक परंपरा का अध्ययन करने के बाद यह पता लगा कि यह जो है ना ये साल भंजिका की मूर्ति है ना, किसकी? साल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में ऐसा माना जाता है कि इस स्त्री के द्वारा कुछ जाने से पेड़ों में फूल खिल जाते हैं और फल लगने लगते हैं। मतलब ये कि लोक परंपरा में ऐसा माना जाता है, परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि इस स्त्री के द्वारा छुए जाने से पेड़ों में फूल खिल जाते हैं और फल लगने लगते हैं। अगर किसी भी पेड़ को छू दिया तो उसमें फल लग जाएंगे, है ना, और फूल खिल जाएंगे। इन्हें शुभ प्रतीक माना जाता था, इन्हें अच्छा माना जाता था और इसी कारण इसे जो है ना स्तूप में लगाया गया। इससे यह भी पता लगता है कि बौद्ध धर्म में बाहर के विश्वासों
प्रथा और धारणाओं को शामिल किया गया, है ना। प्रथा और धारणाओं को क्या, धारणाओं को, प्रथा और धारणाओं को इसमें शामिल किया गया, जिससे बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ। इसके अलावा जानवरों की मूर्तियां भी यहाँ से देखने को मिली थी, जिसमें कौन कौन से जानवर थे तो याद रखेंगे, हाथी, घोड़े, गाय, बैल, बंदर इत्यादि की जो है ना मूर्तियां, जानवर, ये मतलब ये सभी जानवरों की मूर्तियां देखने को मिली है। हाथी की मूर्ति, घोड़े की, गाय की, बैल का, है ना, और बंदर की मूर्ति देखने को मिले हैं। ठीक है। और जातक से कई जानवरों की कहानियां भी देखने को मिली है। जानवर को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए जैसे हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक। एक महिला की मूर्ति भी मिली है जो हाथी के ऊपर जल छिड़क रही है। हाथी के ऊपर क्या कर रही है तो याद रखेंगे, जो कि हाथी के ऊपर जल का छिड़काव कर रही है। ठीक है। और कुछ इतिहासकार इन्हें बुद्ध की मां मानते हैं। मतलब यह है कि एक महिला की मूर्ति भी मिली है जो हाथी के ऊपर जल छिड़क रही है। कुछ इतिहासकार इन्हें बुद्ध की मां मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इन्हें लोकप्रिय देवी गजल यानी कि क्या, गज लक्ष्मी मानते हैं। गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी। गज को याद रखेंगे, गज का गजक, है ना, गजक यानी गज, गज मतलब क्या, हाथी होता है। तो एक महिला की मूर्ति मिली है जो कि हाथी पर जल छिड़क रही है, और इतिहासकार कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि बुद्ध की मां है, लेकिन कुछ इतिहासकार इन्हें लोकप्रिय देवी गज लक्ष्मी मानते हैं, है ना। और गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट 4 था, है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यही चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1, 2 और 3 देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग उसे देख लें, है ना। हाँ, तो और उसके बाद इसे देखिएगा तो आपको बहुत ही समझ में आएगा, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 12th क्लास की तैयारी के लिए ये चैनल, इसलिए चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यही चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 5 को लेकर के आते हैं, है ना। मिलते हैं पार्ट 5 में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।